नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर हंसादेव जी की लिखी कहानी रोपित होता पल। मैं लगभग दौड़ रही थी। 8:50 वाली ट्रेन मुझे पकड़नी ही थी। अगर यह ट्रेन मैं नहीं पकड़ पाई तो आज तो अनर्थ हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई अगली शटल बस भी नहीं मिल पाएगी और परीक्षा हॉल में समय से नहीं पहुंच पाऊंगी। प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा और परीक्षा हॉल में समय से नहीं पहुंच पाऊंगी। प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा और छात्रों के द्वारा इसका एक बड़ा मामला बना दिया जाएगा। मेरे सौर मंडल में बड़ा ग्रहण लगने वाला था और मैं उसके प्रकोपों से भली भांति परिचित थी। पाक साफ कैरियर में दाग भी लग सकते थे। यही कारण था कि घर से स्टेशन तक की मैराथन की दौड़ में पहले नंबर पर थी मैं। मेरे पीछे कई लोग थे जो खरामा खरामा चले आ रहे थे। मैंने अपना स्वर्ण पदक जीतकर सबसे पहले अंदर घुसने का रिकॉर्ड बना लिया था। अब केवल कार्ड स्वाइप करने भर की देर थी, लेकिन यह क्या, कार्ड मुझे हरी झंडी ही नहीं दिखा रहा था। एक बार में, दो बार में, तीसरी बार में भी नहीं। हर बार लाल रंग का बड़ा सा क्रॉस ही नजर आ रहा था मशीन पर। मैं हक्का बक्का थी। बार बार वही देखना चाहती थी कि मशीन पर हरा रंग दिख जाए। अलट पलट कर हर कोशिश से एक तरह से मिन्नतें की उस मशीन से कि कैसे भी करके मेरा कार्ड स्वीकार कर ले, क्योंकि अगर इसी समय अंदर दाखिल नहीं हो पाई तो सामने खड़ी ट्रेन चली जाएगी और फिर अगली ट्रेन के लिए आधे घंटे की प्रतीक्षा अगले कई सालों तक मेरा पीछा करती रहेगी। चेहरे पर उड़ती हवाइयां बेबसी की कहानी कह रही थीं, यहां से कैसे निकला जाए। टैक्सी से पूरे $50 का खर्च करके भी समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। सड़क के पूरे रास्ते में तो इस समय अधिकतम ट्रैफिक होता है। ऐसे में अंडरग्राउंड रेलवे ही शीघ्र पहुंचाने वाला रास्ता था। अब करूं तो क्या करूं? मेरा रक्तचाप उच्चतम अंक तक पहुंच गया था। सारी एहतियात बरतने के बावजूद इस बात का ख्याल नहीं रखा था मैंने कि कभी किसी तकनीकी वजह से यह मेट्रो कार्ड काम नहीं करे तो विकल्प क्या होगा। मैं उस मेट्रो मशीन को देखते हुए एक मूर्ति में तब्दील होती जा रही थी, जड़वत काठ सी। तभी एक आवाज आई, मधुर मीठी सी आवाज, कानों में शहद उड़ेलती, जो मुझसे कह रही थी, आप मेरे कार्ड से निकल जाएं। वहां से बाहर निकलने वाली आवाज थी जिसने मेरे लिए अपना कार्ड स्वाइप करके मेरा मार्ग खोल दिया था। मैं बगैर पलक झपकाए अंदर घुस गई थी, मानो वह मेरे लिए आखिरी सांस हो। अगर मैं चूक गई तो मृत्यु निश्चित है। और उस संजीवनी सांस को लेकर मैंने ट्रेन में घुसकर ही दम लिया। जब सिर उठाकर पलट कर देखा तब उस लड़की को ढूंढने लगी। वहां बहुत लोग थे पर वह नहीं थी। वह तो विपरीत दिशा में जा रही थी, वहां होती भी कैसे? निसंदेह यह कोई चमत्कार नहीं था कि सुबह की मेरी अच्छी लंबी और ध्यानमग्न पूजा का प्रतिफल ईश्वर के द्वारा दे दिया गया हो। यह तो एक जीती जागती लड़की की आवाज थी जिसने मेरी गहरी चिंता को भांपकर तुरंत मदद का हाथ बढ़ा दिया था और फिर अपने रास्ते पर चली गई थी। सवेरे सवेरे किसके पास इतना समय होता है कि किसी के धन्यवाद का भी इंतजार करे? लेकिन मेरे लिए यह बहुत ही ग्लानि वाली बात कि मैं उसका धन्यवाद भी न कर सकी जिसने मुझे इतने बड़े संकट से बचाया था। वह देख रही होगी मेरी परेशानी को और मेरे लिए कार्ड स्वाइप करके वह भी जल्दी में होगी सो चली गई होगी। मैं हर किसी के चेहरे को पढ़कर भांपने की कोशिश करने लगी कि कोई तो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा हो ताकि मुझे मिली हुई मदद की प्रतिक्रिया देख सके, मगर वहां तो हर कोई मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ होकर अपनी दुनिया में खोया हुआ था। आखिर थक हार कर मैंने भी चेहरों को पढ़ना बंद कर दिया। तब से पूरे रास्ते में एक एक करके वे सारे पल सामने आए जब मैंने खुद को ऐसी स्थितियों से अलग कर लिया था, अपने आप को स्व केंद्रित करके
हर किसी को जो उस समय मुसीबत में फंसा होता था, मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर चल दिया करती थी। मदद नहीं की तो नहीं की, पर उसके बाद कभी मदद न करने का अफसोस भी नहीं किया। आज मेरी मदद करके वह लड़की उन देखकर अनदेखे किए गए समय के टुकड़ों को मेरे सामने आने को मजबूर कर गई थी। एक के बाद एक रील की तरह घूमते जा रहे थे वे दृश्य, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वे पल ही ऐसे नक चढ़े हों कि उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं रहा हो। अलग से एटीट्यूड दिखाते, अपने में खोए, न लेना न देना, मगन रहना की धुन में मस्ती से मेरी डोर को घुमाते। पर न इतनी निष्ठुर नहीं हूं मैं जितनी उन पलों में हो जाती हूँ। वह सर्दियों की ठंडी शाम थी जब मैं घर लौट रही थी। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। 5 मिनट के बाद भी घर पहुंचती तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। लेकिन तब भी मैंने उस महिला को देखकर भी नहीं देखा था। वह महिला जिसे शायद पता ही नहीं था कि वह सही दिशा में जा रही है या नहीं। वह परेशान होकर मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। चाहती तो मैं उससे पूछ सकती थी कि आपको कहाँ जाना है, बताइए मुझे। लेकिन मैं उसके पीछे से निकलकर अपने रास्ते चली गई थी। हाड़ मांस के इंसान को अनदेखा करके इस तरह कन्नी काट कर गई थी जैसे कि मेरे सामने कोई था ही नहीं। उस बस में एक दिन ऐसा ही वाकया हुआ था। बस अपनी गति से चली जा रही थी। सामने रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के लिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। धक्का कुछ ऐसा लगा कि एक महिला अपनी सीट से गिरकर चारों खाने चित हो गई। ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी। अब उस बस को कम से कम आधा घंटा लगना था वहां से खिसकने में। कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड का समय था? घटनाक्रम क्या था जब ब्रेक लगा था? किस स्थिति में महिला गिरी थी? उसे कितनी चोट लगी आदि सब कुछ विस्तार से नोट किया जाना था। इसलिए बस के रुकते ही आगे पीछे जहां से भी बाहर निकलने का रास्ता पास दिखा, एक एक करके सारी सवारियां उतरकर चली गईं। जाहिर है कि उन सब में मैं भी शामिल थी। उस महिला को मदद की जरूरत अवश्य रही होगी। किसी ने उसे पलटकर देखा तक नहीं कि वह किस हाल में है। भीड़ के साथ साथ मैं भी उसे छोड़कर चली गई थी, यह सोचते हुए कि और लोग भी तो जा रहे हैं, मैं अकेली ही क्यों रुकूं। शायद यही विचार बस में सवार हर एक व्यक्ति के दिमाग में चल रहा होगा। और देखते ही देखते बस खाली हो गई थी। मैंने सोचा भी नहीं कि बेचारी बुजुर्ग महिला को कितनी चोट लगी होगी। एम्बुलेंस तो नहीं बुलानी पड़ी होगी। ऐसा वैसा कोई सवाल उठा ही नहीं मन में। समय कहाँ था किसी की चिंता करने का। कोई गिरे या पड़े मेरी बला से, ऐसा ही कुछ सोचा होगा वहां से तेजी से निकलकर जाते हुए। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी इंसानियत को दबाकर रखा। बार बार दबाकर रखने से फिर अंदर छुपी वह मानवीय प्यार की झलक दिखना भी बंद हो गई, जो यदा कदा दिख जाती थी। मेरा अकड़ूपन यहाँ वहां हर जगह अपनी ही चिंता करता रहा। मैं से बाहर कभी आया ही नहीं। हर बार एक तैयार बहाने के साथ कि मुझे देर हो रही है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। एक बार तो मेरी उपेक्षा इस कदर अमानवीय थी कि इस समय वे पल मेरी आंखों के सामने से गुजरते हुए मुझे आत्मशोभ से भर गए। उस दिन सारी रात से कहर ढाता बर्फीला तूफान थमा था, लेकिन तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे था। फुटपाथ के रास्तों पर बर्फ जम गई थी, जिस पर पैरों को फिसलने से बचाना आसान नहीं था। उस समय एक माँ को अपने बच्चे के साथ रास्ता पार करना था। वह मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। उस माँ के साथ एक मासूम बच्चे को बचाने के लिए भी मेरे कदम नहीं बढ़े थे। मजबूरन वह अपने बच्चे के साथ बर्फीली फिसलन पर चल रही थी। उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिरी। बच्चे का स्ट्रोलर भी उसके हाथ से छूट गया और फिसल कर जा टकराया बर्फ के ढेर से। मैं जा नहीं पाई बचाने के लिए, क्योंकि मुझे डर था कि मैं अगर बचाने गई तो मैं भी गिरूंगी। अगर चाहती तो एक कोशिश तो कर ही सकती थी मैं। यह भी संभव था कि शायद अपने को बचाते हुए मैं उन्हें भी बचा लेती और आज इन पलों में थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाती स्वयं को। लेकिन नहीं, दिल तो ऐसा पत्थर हो जाता था उस समय
कि बस अड़ ही जाता था न पसीजने के लिए। आज वह लड़की भी मुझे मेरे हाल पर छोड़कर जा सकती थी, परंतु उसने रुककर मेरी सहायता करके जैसे पाषाण को पिघला दिया था। उसके इस कदम ने भविष्य के लिए मुझे इंसान बनाने की एक सफल कोशिश की थी। बाध्य कर दिया था कि मैं भी किसी की सहायता करने में पीछे न रहूं, फिर चाहे वे हाईवे पर किसी कार वाले के मदद मांगते हाथ हों या पार्क में साइकिल चला रहे बच्चों के टकराने की आवाज हो, फुटपाथ पर ठोकर खाकर गिरता कोई अनजान शख्स हो, या फिर बगैर छतरी के पानी में भीगती बुजुर्ग महिला हो। एक के बाद एक ऐसी सारी घटनाओं के दृश्य चल रहे थे सामने, जब मैंने केवल अपने ही बारे में सोचा था, आसपास के लोगों की ओर देखा तक नहीं था। आगे जो होगा वह तो होगा, पर इन बीते पलों की भरपाई कैसे करूं मैं? अब ना चाहते हुए भी वे सारे उपेक्षित किए गए पल कचोट रहे थे। अपनी उस बेरुखी का पश्चाताप मेरे लिए बेहद जरूरी हो गया था। दूसरे दिन कक्षा का माहौल अलग था। सारे मिड टर्म खत्म होने के बाद छात्र खुश थे। परीक्षाओं का तनाव काफी कम हो गया था, जिसका प्रभाव उनके चेहरों से झलक रहा था। अक्सर मौखिक अभ्यास के दौरान हम हल्की फुल्की बातें करते थे। आज वही वाकया सुनाया मैंने कि किस तरह एक अनजान लड़की मेरी मदद करके चली गई थी। जो पाठ मैंने अभी अभी पढ़ा था उसे पढ़ाने की जल्दी जो थी मुझे। कक्षा में सभी ने सुना, आश्चर्यचकित हुए और उस लड़की के लिए तालियां बजने लगी। सारे छात्र खड़े होकर उस अपरिचित मददगार की सराहना कर रहे थे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। मुझे लगा शायद मैंने पश्चाताप कर लिया है और उस अनजान लड़की की परोपकार की भरपाई हो गई है। ये सारे छात्र भी अब किसी की मदद न करने के पहले एक बार सोचेंगे जरूर। एक नहीं, कई लोग मैंने तैयार कर दिए थे उस कर्ज को चुकाने के लिए। मेरी हताशा निराशा में कर्ज मुक्ति की अनुभूति तो हुई, साथ ही ऐसा लगा जैसे इस एक पल ने उन सारे नक चढ़े पलों को मात दे दी हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हंसादीप जी की लिखी कहानी रोपित होता पल।